जय हिंद, नमस्ते। मेरा नाम है विदुर और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। आज हमारे साथ हैं ट्विटर पर वर्ल्ड फेमस देसी मोहितो एकेए मोहित भाई। तो नमस्ते एंड वेलकम टू द शो मोहित भाई। मस्त जय हिंद भाई। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक लाल बटन आ रहा होगा, लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको साथ की साथ नोटिफिकेशन आ जाए। जो लोग ट्विटर पर नहीं है तो मैं आपको मोहित भाई की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मोहित भाई का हैंडल है @देसी मोहितो और दैट इज हाउ यू से इट, राइट? यस, मोहितो, ओके। देसी मोहितो। और इनके 1,12,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर। और मोहित भाई एक मोदी जी सपोर्टर और हिंदू एक्टिविस्ट हैं। अगर आपने इनको अभी तक फॉलो नहीं किया ट्विटर पर तो कर लें, क्योंकि इनके जैसा रोस्ट कोई और नहीं करता है ट्विटर पर। ये मोहित भाई का ना पहला इंटरव्यू है, तो हम इस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कोई भी कहीं भी नहीं करता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप आज के इंटरव्यू को, आज की वीडियो को एंड तक देखना। मोहित भाई, सवालों पर आने से पहले मैं आपकी एक ट्वीट के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपने अभी से कुछ दिन पहले करी थी। आपने कुछ दिन पहले ट्वीट करा था कि आपको लायन, सांप, चिपकली, टाइगर से डर नहीं लगता है। आपको किससे डर लगता है? सांड से। आ, और और इसकी स्टोरी की आपको सांड से डर क्यों लगता है? ओके, तो मेरे को बचपन से ना डर सपने आते हैं इसके। और एक मेरा फ्रेंड है, उसकी मम्मी भी कलर ब्लाइंड है और मैं भी कलर ब्लाइंड हूँ, तो उसकी मदर को भी सेम सपने आते हैं। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, पता चला कि सांड भी कलर ब्लाइंड होते हैं। फिर थोड़ा और रिसर्च किया तो उसमें यही था कि मोस्टली ये कलर ब्लाइंडनेस की वजह से, अदरवाइज का कुछ सिग्निफिकेंट है नहीं पीछे इसके। इससे पहले हम आज के इंटरव्यू को स्टार्ट करें तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बता दें कि आप कौन सी आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, कौन सी आइडियोलॉजी आपके हिसाब से ज्यादा सही है, कि आप लेफ्ट विंग से हैं, राइट विंग से हैं या सेंटर, और ऐसे क्यों है? मैं अगर देखा जाए तो मैं लिबरल राइट विंग हूँ। मैं पहले पॉलिटिक्स में था नहीं, मैं कभी इंटरेस्ट कभी लिया ही नहीं था मैंने। 2011 में जब अन्ना हज़ारे की रैली स्टार्ट हुई थी, एंटी करप्शन वाली, तो मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया था और बाद में मुझे लगा कि ये काफ़ी वेस्ट किया मैंने टाइम, जब केजरीवाल का चेहरा सामने आया सब पे। तो उसके बाद से 2012-13 था जब टाइम मेरे को, मैं पॉलिटिक्स में मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और तब मुझे समझ आया कि मैं, देखा जाए राइट विंग ही हूँ, मैं कंज़र्वेटिव हूँ। मुझे ना आपके बारे में एक और चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगती है। आप एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं और जो राइट विंग है, इन्हें कहा जाता है कि ये ट्रैड्स हैं, ये ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़िवादी सोच के हैं। तो आप मतलब लेफ्ट विंग जो एक जिसको एक प्रोग्रेसिव कहा जाता है, प्रोग्रेसिव विंग कहा जाता है, उसको छोड़ के आप राइट विंग की तरफ कैसे लीन हुए? तो अगर आप देखोगे, लेफ्ट विंग जो है, इनफैक्ट जो लिबरल्स है, लिबरल्स को हाईजैक किया कम्युनिज़्म ने, जो कि लेफ्ट है। हुँ, हुँ। और अगर आप एलजीबीटी कम्युनिटी देखोगे, मोस्टली जो उनकी परेड होती है या कुछ होता है, उसमें मैक्सिमम आपको कम्युनिस्ट मिलेंगे वहाँ पे प्लेकार्ड लेके, एंटी हिंदुइज़्म के बारे में बोलते हुए या एंटी गवर्नमेंट के बारे में बोलते हुए। और ये सेम होता है यूएस में भी, जो कि एंटी ट्रम्प के वहाँ रैली प चल जाती है परेड के अंदर। तो देखा जाए, एलजीबीटी कम्युनिटी है, इट्स अबाउट लव। मतलब वहाँ हमारा मेन मकसद है कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, बट हम खुद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लेकार्ड ले जा रहे हैं, एंटी हिंदुइज़्म वहाँ प्लेकार्ड लगा रखे हैं और स्लोगन चला रहे हैं। जैसे पीछे अभी बॉम्बे में एक परेड हुई थी, वहाँ पे उन्होंने शर्जील इमाम को सपोर्ट किया था। सो एलजीबीटी कम्युनिटी एक, देखा जाए तो लिबरल विंग है वो, बट उसको कम्युनिज्म ने हाईजैक कर लिया। और अगर आप वैसे देखोगे, आरडब्ल्यू जो है, राइट विंग, वो ज़्यादा लिबरल है लेफ्ट से या लिबरल से। हमारा इंडियन राइट विंग, मतलब मुझे आज तक कभी राइट विंग से प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे हमेशा उन्होंने एक्सेप्ट किया, ट्विटर पे भी या नॉर्मली मैं उनसे मिलता भी हूँ काफ़ी लोगों से। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे को लगा नहीं कि ये ऑर्थोडॉक्स है या मेरे अगेंस्ट है, कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने काफ़ी मुझे एक्सेप्ट किया। व्हेन यू केम आउट ऑफ द क्लोजेट, वेट, पहले उससे पहले फॉर हाउ लॉन्ग वर यू इन द क्लोजेट? फॉलो अप इज़, तो लोगों का रिएक्शन क्या था कि जैसे हमें कहा जाता है कि एक संघी है, एक आरएसएस का है, एक भक्त है और ये एलजीबीटी कम्युनिटी से है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज़ हाउ हार्ड हैज़ इट बीन फॉर यू, लाइक फ्रॉम बोथ द साइड्स, लाइक राइट विंग एंड लेफ्ट विंग बोथ? सो मैं ऑनेस्टली, मेरे को दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने जब अपने पेरेंट्स को बताया था, व्हेन दे गॉट टू नो अबाउट इट, व्हेन आई केम आउट ऑफ द क्लोज़ेट, उस टाइम उन्होंने इनिशियली मुझे ठीक है एक्सेप्ट नहीं किया, बट एट द सेम टाइम कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि एक्सेप्टेंस आ गई थी घर में भी। तो मेरे लिए, देखा जाए तो क्राउड से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर वाले खुश हैं तो आई डोंट केयर अबाउट पीपल। अगर हाँ, आप ट्विटर की बात करो, तो लेफ्ट विंग मुझसे ज़्यादा चिढ़ता है, बिकॉज़ उनको लगता है कि
LGBT से होने के बाद भी हमारे अगेंस्ट है, जबकि उनको ये नहीं पता कि काफ़ी लोग हैं LGBT कम्युनिटी से जो राइट विंग में है, राइट विंग सपोर्टर है, काफ़ी क्लोजेट में बाहर नहीं निकले और काफ़ी अभी तक ओपन है उसके बारे में। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो ओपन भी है और वो राइट विंग को सपोर्ट करते हैं। तो मोहित भाई, जो आप ये अभी कर रहे हो ट्विटर पर, और ये कर क्यों रहे हो? और मतलब आप सोशल मीडिया एक्टिविज्म में हो क्यों? क्योंकि देखो, आप बॉलीवुड के बारे में भी एक्टिविज्म कर सकते थे, न्यूज़ के बारे में, मतलब कुछ भी कर सकते थे। व्हाई पॉलिटिक्स एंड व्हाई ट्विटर? ओके, सो जैसे मैंने आपको बोला कि 2011 में मैंने अन्ना हज़ारे को सपोर्ट किया था। सो उस टाइम मैं जॉब नई-नई स्टार्ट की थी मैंने, और मैं एक इवेंट प्लानर हूँ, तो हमारा काम वैसे ही बहुत हेक्टिक होता है और बहुत कम छुट्टियाँ मिलती हैं। तो मैंने 3 दिन खराब किए पूरे वहाँ जाके। उसके बाद काफ़ी मैंने डोनेशन-वोनेशन भी किया। मेरे को नाना कतई मैंने पूरा 1 साल सपोर्ट किया। बट कुछ लोग मुझे मिले, उनको जो मुझे पता चला कि केजरीवाल की रियलिटी क्या है, सब कुछ क्या है। सो आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में थोड़ा नॉलेज चाहिए, मैं थोड़ा और स्टडी करूँगा। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक राइट विंग हूँ, मैं कंज़र्वेटिव हूँ। और देखा जाए, केजरीवाल अपने आप को लिबरल बोलता है, बट वो एक कम्युनिस्ट है। उनका पूरी आपकी आइडियोलॉजी पूरी कम्युनिज़्म वाली है। तो जैसे आपने कहा कि आपने 2011 में जॉब स्टार्ट करी, वहाँ पे आपने अन्ना हज़ारे के आंदोलन को जॉइन करा। उसके बाद हाँ ये जी। कब हुआ कि केजरीवाल का चेहरा सामने आया एंड देन यू स्टार्टेड, आप मेरे ख्याल ट्विटर पे भी आपने जॉइन किया था 2016 में। तो ये 5 2016 साल में ये आया हो था गए। ट्विटर पे। हाँ, तो ये 4-5 साल, मतलब अन्ना हज़ारे कब हुआ, केजरीवाल कब हुआ और बीजेपी कब हुआ? सो 2011 ये हुआ अनाज़र वाला सीन। 2012 तक जब मैंने आपको सपोर्ट करना बंद कर दिया, जब मुझे पता चला कि ये सब चल रहा है। 2013-14 में एक सेंट्रिक था, एज़ इन पॉलिटिक्स में बहुत कम इंटरेस्ट था, बट ठीक है, मुझसे हम स्टडी कर रहा था कि क्या है, क्या नहीं। और मेरा मेन पॉइंट ये था कि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, तो हमारा बेस्ट क्या है कि जो सोशल मीडिया है, उसकी वजह से इतना अवेयरनेस है कि पहले क्या होता था, बच्चों को ब्रेन वॉश करते थे। चाहे वो मूवीज़ में एंटी हिंदुइज़्म दिखा दें, चाहे वो कोई आर्टिकल्स हों, चाहे वो प्रिंट का आर्टिकल हो या वायर का। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि वो कब स्टार्ट हुए, कब उनका जो ये वेब पोर्टल्स है, बट आई एम सेइंग एट द सेम टाइम इनका पहले से ही ब्रेन वॉश करने का था। और आज के टाइम अगर आप देखोगे, तो मैक्सिमम जो हमारे यूथ है, उनको पता है अब कि कौन-सा पोर्टल बायस्ड है और कौन-सा नहीं है। और मेरा मेन मकसद ये, मैं एज़ एन इंडिविजुअल मैं काम कर रहा हूँ। सो ठीक है, मैं एज़ अ फन मैंने ट्विटर स्टार्ट किया था, बट मुझे नहीं पता था कि लोगों को अच्छा लगेगा कंटेंट और सब कुछ। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं इसमें एक और, आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही, आपने जॉइन करा ये अन्ना हज़ारे वाला जो भी सीन हुआ, इसके बाद जब कोई आपका ट्विटर देखता है, जैसे मैं भी देखता हूँ, तो मैं भी ये देखता हूँ कि आपका जो ट्विटर है ना, इट इज़ अ लॉट अबाउट हिंदू एक्टिविज़्म। तो आप ये हिंदू एंगल इसमें बीच में कहाँ से लेके आए कि यार ये पॉलिटिक्स तो ठीक है, पर हमें इस हिंदू जो नैरेटिव चल रहा है, इसके बारे में भी बात करनी चाहिए? सो अगर आप मेरे को देखोगे, मैं रिलीजियस इतना नहीं हूँ। तो मैं ठीक है, मैं हुँ। टेंपल जाता हूँ, मैं जैसे अमरनाथ गया या मैं वैष्णो देवी जाता हूँ साल में 1 बारी। तो मेरे लिए हिंदुइज़्म क्या था कि एक तरह से जैसे ठीक है, एक हमारा कल्चर है, एक हमारी वैल्यूज़ है। आप हमारी कल्चर और वैल्यूज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, और आप उसको उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते रोज़। अगर आप इनके पोर्टल्स देखोगे या आज के टाइम पे ट्वीट्स भी देखोगे बहुत सारे लोगों के, वो हमेशा ही यही करते हैं कि वो हर्ट करते हैं हमारे सेंटिमेंट्स को। तो अब वो टाइम आ चुका है, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है कि आपने बहुत कर लिया, अब नहीं, बस। तो अब हम एज़ एन अब इंडिविजुअल, मैं जैसे हूँ, काफ़ी लोग हैं ट्विटर हुँ। पे जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इस चीज़ के अगेंस्ट हैं आप। बिकॉज़ अगर आप एक ही रिलीजन को हर्ट करते रहोगे बार-बार, तो ऐसे नहीं चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमेडियंस हैं, वो कभी भी एंटी मुस्लिम ट्वीट्स नहीं करते या कोई कंटेंट नहीं बनाते। एंटी क्रिश्चियन एआईबी ने किया था, फिर उन्होंने सॉरी बोला था बाद में चर्च में जाके। तो आप एक रिलीजन को बार-बार हर्ट नहीं कर सकते, जबकि हम लोग मेजॉरिटी में हैं। एक और मेरा इस पे आपसे ये सवाल है कि चलो उस पे हम थोड़ी देर में आते हैं, पर मैं इससे पहले, आगे जाने से पहले एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपने 2016 में जॉइन किया था, आपको 4 साल हुए हैं। आपने 4 साल में मतलब एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है कि आपके अब 1,12,000 फॉलोअर्स हैं। तो आपकी ये ग्रोथ का मतलब, ग्रोथ के पीछे राज़ क्या है कि आपकी कोई ट्वीट वायरल हुई थी या कोई कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी? आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। नहीं, कंट्रोवर्सी तो कुछ नहीं हुई, कंट्रोवर्सी तो ट्विटर पे हर किसी के साथ होती है, वो चाहे छोटा अकाउंट हो, चाहे बड़ा अकाउंट हो। बट जब अकाउंट बड़ा होता है, तो कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हर चीज़ हाइलाइट होती है वहाँ पे। और रही बात फॉलोअर्स की, मैं बोलूँगा, मैं
मैं काफ़ी इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से वहाँ पे, तो चाहे फॉलोअर्स जितने मर्ज़ी हो उस अकाउंट के, तो आई गिव माय बेस्ट टू टॉक टू देम। उनसे इंटरेक्शन मेरा चलता रहता है और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए ट्वीट करता हूँ, मैं काफ़ी चीज़ों पे ट्वीट करता हूँ। तो और स्पेशली जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं होती, मैं उसके बारे में बिल्कुल ट्वीट नहीं करता। ये मुझे पता है कि उसके बाद आउटरीच होगा ही और मैं उस चीज़ में पड़ना नहीं चाहूँगा। तो देखा जाए फॉलोअर्स, अब मैं ये नहीं बोल सकता कैसे आए, कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है एज़ सच, बट हाँ, मेबी कंटेंट की वजह से जो मैं लिखता हूँ या क्रिएटिविटी या जो भी है, उसमें मुझे खुद नहीं पता, मैं हैरान हूँ। ये एक और चीज़ है कि मतलब आपने भी कॉमेडियंस की बात की, बट टू मी मतलब द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू प्रोड्यूस, जो जो भी जोक्स लिखते हो, जो भी आप रैंट करते हो, आई थिंक और कोई नहीं ऐसा करता ट्विटर पर, एंड हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। अब मैं यहाँ पे आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा, पर आप ट्विटर पर टाइम कितना स्पेंड करते हो एक दिन में? क्योंकि जब भी मैं ट्विटर खोलता हूँ आपकी एक ना एक ट्वीट हमेशा होती है, तो हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड? नहीं, मैं ऑन एन एवरेज एक दिन में 3 से 4 घंटे स्पेंड करता हूँ ट्विटर पे। 1 साल पहले टाइम ऐसा था कि मैं दिन के 6 से 8 घंटे खराब करता था। तो उस टाइम ठीक है, तो मैं काम मेरा ठीक भी चल रहा था उस टाइम, और तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं 6 से 8 घंटे स्पेंड करता भी था। बट अब मैंने एक लिमिट बना ली है कि 2 या 4 घंटे ज़्यादा वेस्ट नहीं करने। मैं उसे वेस्ट नहीं बोलूँगा, कहीं न कहीं वो एफर्ट्स काम आते हैं। अगर मैं 2-4 लोगों को कंटेंट के थ्रू उनको कुछ एनलाइटन कर सकूँ, तो मेरे लिए वो एक अचीवमेंट ही है, चाहे वो अननोन बंदा क्यों ना हो। नहीं, और नहीं मतलब ये आपने कोई शेड्यूल फिक्स करा हुआ है कि भाई सुबह 2 घंटे, दोपहर को 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, ये 6, 5, 4, 6, 3 घंटे का सिस्टम क्या है? नहीं, मैंने स्क्रीन टाइम ऑन, अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइम ऑन किया हुआ है, जैसे ही 2 से 4 2 आए मेरे उसमें, मैं 2 फ़ोन यूज़ करता हूँ। तो ज एक में 2 घंटे का टाइम रखा हुआ है, एक में 4 घंटे का टाइम रखा हुआ है। तो यूज़ुअली मैं अभी एक ही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें 2 घंटे वाला टाइम है, ताकि मैं कम से कम यूज़ करूँ। अदरवाइज़ मेरा रोज़ का ऐसा होता था कि मैं 6 घंटे, 8 घंटे यूज़ कर ही लेता था। बट अब एक आ गया टाइम कि मैं अब थोड़ा अपने करियर पे भी फ़ोकस कर रहा हूँ, तो ट्विटर थोड़ा कम हो गया है। और अब आज के टाइम में ना देखो ट्विटर को बहुत सीरियसली लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख के, कुछ भी ट्वीट करके निकल जाओगे। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि जो प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट्स करे थे, उन पे एज़ सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का केस चलाया। उसके बाद एक अभी कुछ दिन पहले मुंबई में भी एक एक्टिविस्ट थी, उनको भी महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो जब आप कुछ ट्वीट करते हो तो उससे पहले आपके दिमाग में क्या ये रहता है कि यार अगर मैं कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट ना करूँ, या आप मतलब यू ट्वीट विद नो फिल्टर्स, तो हाउ डू यू गो अबाउट योर ट्वीटिंग? अच्छा, तो आपको पता है कि व्हाट्सएप पे आज के टाइम पे काफ़ी मैसेजेस आते हैं और काफ़ी लोग वो फॉरवर्ड करके ट्वीट भी कर देते हैं। तो मुझे पता है कि मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं फँसना, तो मैं यूज़ुअली क्या करता हूँ कि जैसे मुझे कुछ कंटेंट आता है, तो पहले मैं उसे क्रॉस चेक करता हूँ। फैक्ट चेक करने के हुँ, बाद हुँ। उसे चेक करवा के तभी ट्वीट करता हूँ मैं। मैं यूज़ुअली ऐसे कुछ ट्वीट करता नहीं कि कल को कंट्रोवर्सी हो, बट हाँ, कुछ नहीं पता ट्विटर का, ट्विटर एक ऐसी जगह कि आप उसमें कुछ भी लिख दो, एक नॉर्मल कमेंट भी कर दो, तो हो सकता है वो कंट्रोवर्सी बन जाए। बट मैं यूज़ुअली अवॉइड करता हूँ कि ऐसा कुछ ना करूँ। और वैसे भी आप कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट, मतलब कंट्रोवर्शियल छोड़ो, मतलब फैक्ट चेक्स की बात भी ठीक है, पर मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे हम किसी के बारे में आप ट्वीट कर देते हो, जैसे अभी सोनिया सेना के बारे में उन्होंने ट्वीट करा था, जिनके भी मैं आपको बात बता रहा था, तो हुँ। कुछ को मतलब फैक्ट चेक तो ठीक था, फैक्ट्स तो थे वो, पर उन्हें फिर भी अरेस्ट कर लिया गया। तो मैं उस बेसिस में पूछ रहा हूँ कि क्या आपके दिमाग में रहता है कि अगर मैंने उस बंदे के बारे में कुछ लिखा तो वो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट का केस डाल सकता है, डिफेमेशन का केस डाल सकता है, तो वैसे? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, बट मैं अवॉइड ही करता हूँ पर्सनल अटैक करने। ट्विटर पे आपको पता है कि मैक्सिमम मीडिया है वहाँ पे, सो अगर आप देखोगे जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, वहाँ आप डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते आप सेलिब्रिटी से। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं या हमारे पॉलिटिशियंस हैं, आप डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप फेसबुक के उनके पेज पे आप रिप्लाई करोगे, वो देखेंगे भी नहीं। बट ट्विटर को इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है क्योंकि यहाँ मीडिया ज़्यादा है और अटेंशन इसलिए मिलती है कि ट्विटर इज़ नोन फॉर कंट्रोवर्सीज़। तो वहाँ अगर आप देखोगे रोज़ एक आधी कंट्रोवर्सी होती है और मोस्टली लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कंट्रोवर्सी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक बंदे ने ट्वीट डाला कि चेतन चौहान जी जो एक्सपायर हुए हैं, ऐसा सबके साथ होना चाहिए। तो उसका करने का मकसद क्या था? अटेंशन और कंट्रोवर्सी। उसको सिर्फ फॉलोअर्स चाहिए थे। उसको ये नहीं पता कि उसका आउटकम क्या होगा कल को। तो ये छोटी-मोटी चीज़ों से ही बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको सोच समझ के लिखना चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि कुछ भी लिख दो, बट हाँ, काफ़ी सोच समझ के लिखना चाहिए, कंट्रोवर्सीज़ काफ़ी होती हैं।
तो और इन कंट्रोवर्सीज के ऊपर आपका कभी अकाउंट सस्पेंड हुआ है? क्योंकि हमने देखा कि ये जो राइट विंग होता है सबसे पहले यही ट्विटर इनको बैन करता है, इनको रोकता है, सस्पेंड करता है। तो हैव यू एवर फेस्ड अ सस्पेंशन फ्रॉम ट्विटर? मेरा अकाउंट लास्ट ईयर सस्पेंड हुआ था। तो हुआ क्या कि मेरा अकाउंट लॉक किया उन्होंने 7 दिन के लिए। तो मैंने एक और बैकअप अकाउंट बनाया और वो सेम डिवाइस पे था। तो मैंने कहा 7 दिन के लिए अपना बैकअप अकाउंट यूज़ करूँगा, जब तक मेरे पास नॉर्मल अकाउंट नहीं है, अनलॉक होगा तो। तो वो जो लॉक हुआ था अकाउंट किसी वीडियो के लिए हुआ था, कॉपीराइट्स के चक्कर में। तो जब 7 दिन के लिए मैंने अकाउंट बनाया वो बैकअप वाला, तो दोनों अकाउंट में ऑपरेट कर रहा सेम फ़ोन से। उस अ, तो ट्विटर की एक कंडीशन है कि आप सेम डिवाइस पे 2 अकाउंट नहीं यूज़ कर सकते, पर्सनल। तो वो दोनों ही अकाउंट सस्पेंड हो गए थे। फिर फाइनली मेरे अकाउंट वापस आ गए जब मैंने अपील करी, बट ऐसा कुछ अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ अकाउंट। हाँ, लॉक हुआ 1-2 बारी, सस्पेंड नहीं हुआ। तो मतलब आपका एक अकाउंट भी बैन हुआ, पर आपने दूसरा अकाउंट सेम फ़ोन पे बनाया क्योंकि आपको अपने 4-5 घंटे दिन के पूरे करने थे, कि आपने हाँ, कहा मेरे को कि यार अपना नहीं टाइम पूरा है। करना था कि जो मैं लिखता हूँ रोज़ के बारे में तो कुछ ना कुछ तो लिखूँ ना, कहाँ मैं ड्राफ्ट में रखा रहूँगा 1 हफ्ते के लिए। तो ठीक है। तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि सोशल मीडिया एक्टिविज़्म की बात हो और आईटी सेल्स की बात ना हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको बीजेपी आईटी सेल बुलाया जाता है। तो भक्त संगी सबू। वो तो हर जो जो भी देश के बारे में बोलेगा उसको बीजेपी आईटी सेल बोलते हैं। जो भी हमारे इंडिया को सपोर्ट करेगा वो बीजेपी आईटी सेल से है। चाहे वो बंदा स्वीडन में रह रहा हो, चाहे वो बंदा अमेरिका में रह रहा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहा हो, चाहे वो इंडियन ना हो। अगर उसने बीजेपी को सपोर्ट किया तो बीजेपी आईटी सेल का है इनके लिए। नहीं तो क्या आप किसी आईटी सेल से हो? लेट अस पुट इट वेरी क्लियरली, क्या आप किसी आईटी सेल से हो? और अगर नहीं हो तो क्या आपको कभी किसी आईटी सेल ने अप्रोच किया है? तो ये आईटी सेल डू दे एग्जिस्ट? क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा अकाउंट है, अगर आईटी सेल होंगे तो आपको ज़रूर अप्रोच नहीं, करेंगे। मुझे अप्रोच किसी ने नहीं किया ऐसा। और मैं जो लिखता हूँ अपने लिए लिखता हूँ। अगर मुझे क्रिटिसाइज़ करना होता है बीजेपी को तो मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ। तो इसलिए मैं कभी आईटी सेल जॉइन भी नहीं करूँगा। और दूसरी चीज़ मेरा अपना खुद का काम है। मैं इवेंट्स का मेरा काफ़ी काम बिज़ी रहता हूँ मैं उसमें। अभी तो ख़ैर लॉकडाउन की वजह से इवेंट्स नहीं हो रहे, तो इवेंट्स में काफ़ी मेरा ठीक-ठाक काम हुँ, चलता है। हुँ। तो मुझे कुछ सेकंड देखा जाए तो बैकअप करियर नहीं चाहिए मुझे। तो आईटी सेल के लिए ठीक है, वो लोग अपना काम करते हैं, उनका अपना एक अलग मकसद है। मैं आईटी सेल से नहीं हूँ और ना मैं कभी जॉइन करूँगा, अगर सोनिया मैडम गए तो भी नहीं? तो भी नहीं। ठीक है, अब सोशल मीडिया ना सिर्फ़ एक अब फ़ोटो शेयरिंग, फ्रेंड से मिलने वाली अब जगह नहीं रह गई है। इसे बहुत सारी आर्मीज़ 5th जेन वॉरफेयर भी कंसिडर करती हैं। और हमने देखा है कि जो ब्रेक इंडिया फोर्सेज़ हैं, वो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से एक्टिव हैं। आप रवीश, राजदीप, राणा अयूब एटसेट्रा, एटसेट्रा। अ, तो आपके हिसाब से मतलब एक नॉर्मल सिटिज़न का क्या रोल होना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर? अगर आप देखो हर कोई अपना एजेंडा चला रहा है वहाँ पे, चाहे वो राजदीप हो, चाहे वो रवीश हो। उनको पता है कि आज के टाइम पे उनकी टीआरपी इतनी है नहीं, जितनी कि पहले हुआ करती थी 2014 से। क्योंकि लोगों को आज के टाइम पता चल चुका है कौन बायस्ड है, कौन अनबायस्ड है। तो इन लोगों को लगता है कि यहाँ पे अपना नैरेटिव चला के अपना ब्रेन वॉश करेंगे लोगों को, बट वो भी अब वो पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप ट्विटर को देखोगे तो वहाँ सिंपल है, वहाँ कोई सेंट्रिक नहीं है। वहाँ पे या तो आप लेफ्ट विंग वाले हो या राइट विंग वाले हो। तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि आप दोनों चीज़ों को सपोर्ट करते हो। बहुत ही कम, हार्डली मेरे ख्याल से 1% क्राउड ही होगा जो वो करता होगा। तो आप जब ट्विटर जॉइन करते हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे लिए, मैंने तो ह्यूमर के लिए जॉइन किया था। तो ठीक है, मेरे को किसी ने बोला कि ट्विटर पे बहुत अच्छे-अच्छे लोग ट्वीट्स आते हैं, इंटरेस्टिंग ह्यूमर है, सरकैज़्म है, सब कुछ है, तो आप ट्राई करके देखो। तो मैं ट्विटर पे आया, मैंने देखा कि ठीक है, सब कुछ ह्यूमर में मैं उस टाइम लिखता भी था, काफ़ी कुछ ह्यूमर में, मीम बनाने और काफ़ी कुछ करता था मैं उस टाइम। बट फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं उस टाइम एकदम से राइट विंग वाला हो गया, क्योंकि वहाँ पे ये लोग आपको फ़ोर्स कर देते हैं कि आप एक उसको सपोर्ट करो। तो इवेंचुअली यही होता है कि वहाँ या तो लेफ्ट विंग होगा या राइट विंग होगा, सेंट्रिक कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ये लोग भी, जैसे आप बरखा, राजदीप इन सब की बात कर रहे हो, तो इनका भी ये नैरेटिव ही है पूरा, कि अगर इनको वहाँ यूट्यूब पे इतना फ़ोकस नहीं मिल रहा, अटेंशन नहीं मिल रही है, इनको टीआरपी नहीं मिल रही टीवी चैनल्स पे, तो ये अब सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं एज़ अ वेपन, और स्पेशली ट्विटर। तो ट्विटर आपको पता है कि मीडिया की वजह से काफ़ी अ, टेंशन में रहते हैं। मतलब अगर आप कुछ भी ट्वीट करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे पीछे एक एलजीबीटी की परेड हुई थी, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल लिखा था मैंने एंटी परेड के लिए, एज़ इन एंटी परेड नहीं, एंटी कम्युनिस्ट के लिए जो परेड में थे।
तो उस आर्टिकल को लिखने के बाद मुझे पता चला कि ट्विटर की इम्पोर्टेंस कितनी है। मतलब उस आर्टिकल को काफ़ी लोगों ने पढ़ा और वो व्हाट्सएप तक पे शेयर हुए और एंड ऑफ द डे मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसमें कुछ नैरेटिव नहीं था मेरा। सिंपल ये था कि मैं एक परेड हुई है, मैं अपनी अपनी कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। तो अब मेरी कम्युनिटी जो बाहर से लोग आ रखे हैं कम्युनिस्ट, जो कि एलजीबीटी कम्युनिटीज़ है भी नहीं, वो अपना नैरेटिव लगाने आते हैं वहाँ पे। तो इनका भी यही काम है, जर्नलिस्ट जितने बैठे हुए हैं, ये भी यही नैरेटिव ही चला रहे हैं ट्विटर पे बैठ के। तो आप मतलब जो ये नॉर्मल, जैसे आपने साइन अप करा ट्विटर पर, आप कह रहे थे कि यू साइन अप फॉर कॉमेडी, पर आपने देखा कि ये सब चल रहा है तो आप राइट विंग हो गए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि नॉर्मल, जैसे आपको पता है कि ये सब चल रहा है, ये एजेंडा चला रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं, टेक ओवर चल रहा है कम्युनिस्ट का, तो इसमें नॉर्मल जो एक ट्विटर यूजर है कि जो बस ऐसे ही फॉर फन ट्विटर यूज कर रहा है, तो उनका आपको क्या लगता है, शुड दे कम फॉरवर्ड, कि उनको कुछ आके करना चाहिए या लेट इट बी? अब हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमर से मतलब है, उनको नहीं मतलब है कि वो पॉलिटिक्स में क्या है, क्या नहीं। कई लोगों को नहीं होता इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में, सो अब उनको उनके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। हमारा है कि हम लिखते हैं, वो पढ़ें, देखें, अगर उनका माइंड चेंज होता है ठीक है, अदरवाइज़ टोटली उनके ऊपर है, दे आर एडल्ट्स। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो जो आप करते हो, आप 4 से 5 घंटे स्पेंड करते हो ट्विटर पर हर रोज़, तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द चेंज, कि आप क्या चेंज बदलाव ला सकते हो? क्योंकि देखो, जो ये आपका सेक्युलर लिबरल ऑपोजिशन है, इनके पास, रवीश के पास एनडीटीवी है, राजदीप के पास इंडिया टीवी है, राना लिखती है वॉशिंगटन पोस्ट के लिए, ध्रुव राठी के पास यूट्यूब है। तो इनकी व्यूअरशिप बहुत बड़ी है, तो आप कैसे इनको टैकल कर सकते हो? आप एक बात बताइए, जो आपने 5 नाम लिए, पाँचों ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। तो रीज़न ये है कि अब इनको पता है कि लोग जाग चुके हैं। पहले इनका नैरेटिव चल जाता था सीधा-सीधा कि टीवी पे इन्होंने कुछ लिख बोल दिया, काम खत्म। तो लोगों ने कोई इसमें फैक्ट चेक करना नहीं है। अब ये ट्विटर पे कुछ लिखते हैं तो उसका फैक्ट चेक प्रॉपर होता है। जैसे राजदीप ने पीछे अभी प्रणब मुखर्जी की उनकी र्यूमर फैलाया था कि उनकी डेथ हो गई। तो अब दुनिया जाग चुकी है, उनको पता है कि कौन बंदा कैसा है, तो उसको उस दिन फेस भी दिखाया लोगों ने। और अगर आप देखोगे, इनको आप क्रिटिसाइज़ करोगे नॉर्मल लैंग्वेज में भी, तब भी आपको ब्लॉक कर देंगे। इनको क्रिटिसाइज़ेशन पसंद ही नहीं है। और आप अगर बात करोगे, उनका दाना-पानी चल रहा है, उस उनका बिज़नेस है वो, एज़ उनका प्रोफ़ेशन है। मैं तो एज़ अ फ़न के लिए बैठा हूँ ट्विटर पे, और अगर मैं 4-5 बंदों को भी एनलाइटन कर सकता हूँ अपने कंटेंट से, या उनको अवेयर कर सकता हूँ किसी चीज़ के लिए, तो मेरे लिए वो अचीवमेंट ही है, बिकॉज़ मेरा वो प्रोफ़ेशन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि और लोग भी आएँ और करें ये काम। एटलीस्ट जो हमारा यूथ है, आने वाली जनरेशन है, वो एटलीस्ट पूरी अवेयर रहेगी कि हो क्या रहा है एग्ज़ैक्टली हमारे यहाँ पे। तो इस जवाब से मेरे को एक और चीज़ याद आती है, वो ये है कि हमने देखा है कि जो लेफ्ट का नैरेटिव बिल्डिंग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखो कि ये फ़िल्म्स हैं, मूवीज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, ये जो कुछ भी करते हैं, ये एक ही चीज़ को, एक स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। आप ट्वीट्स करेंगे तो सब सेम ट्वीट्स करेंगे, इंटरव्यू देंगे सब सेम इंटरव्यू देंगे। और दूसरी तरफ हमारे राइट विंग है, इनमें क्या होता है कि कोई आपस में ये लड़ पड़ते हैं, कुछ ना कुछ थोड़े दिन बाद, थोड़े 2-3 दिन बाद कुछ ना कुछ तो होता है, ये आपस में ही इनकी खड़क जाती है। तो द क्वेश्चन इज़ कि अगर जो राइट विंग है उसके लिए नैरेटिव बिल्डिंग ही इतना मुश्किल है, तो जो ऑनलाइन से लेके ऑन ग्राउंड एक्टिविटी है, वो कैसे कन्वर्ट होगी? तो इसका क्या ख़्याल है, आपका क्या ख़्याल है इस पे? ओके, सो अगर आप ट्विटर को देखोगे, ट्विटर एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि राइट विंग पूरा ट्विटर पे ही बैठा है, लेफ्ट विंग पूरा वहाँ बैठा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहने के लिए राइट विंग को सपोर्ट करते हैं, पर अंदर से लेफ्ट विंग वाले होते हैं वो। जैसे कि मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ। तो कुछ फेमिनिस्ट हैं, जिनको सिर्फ़ मज़ा ही लड़ाइयाँ करवाने आता है लोगों को। तो मैं अवॉइड करता हूँ ये सब करने के लिए, और मैं पहले भी नहीं करता था। मेरे को ये लड़ाई-वड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप, और यूनिटी तो है, राइट विंग में काफ़ी यूनिटी है जो आप बात कर रहे हैं। लेफ्ट विंग नैरेटिव पे चलता है, राइट विंग फैक्ट्स पे चलता है। पॉइंट ये है सिर्फ। लेफ्ट विंग वालों का जो यूनिटी है सिर्फ नैरेटिव की है, और जो इकोसिस्टम उन्होंने बना रखा है इंस्टीट्यूशंस में, बॉलीवुड में, या चाहे वो जर्नलिज्म में हो। बट जो राइट विंग के जो यूनिटी की आप बात कर रहे हो, वो ऑन ग्राउंड है। वो दिख रही है 2014 के बाद से। तो ऐसे नहीं 303 सीट आई थी, वो 303 सीट तभी आई थी क्योंकि राइट विंग की यूनिटी बन चुकी है अब। और इसी चीज़ से ये लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने साल लगाए हैं, बहुत साल लगाए हैं इकोसिस्टम बनाने में, जो धीरे-धीरे गिर रहा है इनका। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, बट हाँ, बूँद-बूँद से ही घड़ा भरता है।
एट द सेम टाइम जब मैं इसमें ये भी ऐड कर रहा था कि मतलब लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, ऐसा नहीं है कि इस राइट विंग की यूनिटी बहुत है। आप 3-4 दिन में देख ही लोगे कि एक राइट विंग वाला दूसरे राइट विंग में, जैसे आपने कहा कि ये फैक्ट्स पे चलते हैं, तो 1-2 दिन बाद एक राइट विंग वाला दूसरे राइट विंग वाले के फैक्ट चेक कर रहा होता है और इट गेट्स नास्टी। तो व्हाई इज़ दैट? और हम कभी लेफ्ट विंग में ऐसे नहीं देखते कि अब हम ये आपको ज़रूर पता देखते है, हैं कि जो इस्लामिक सेकुलर जो इनका वो होता है, उसमें कभी-कभी जो ओवैसी है वो भड़क पड़ता है कि अगर कांग्रेस सेकुलर नहीं होती, वो राम मंदिर पे ट्वीट्स कर देती है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में नहीं बनती कभी-कभी, जो इनका ये गठबंधन है इस्लामो सेकुलरिज्म का, वो टूट जाता है। राइट विंग में तो फैक्ट्स भी हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व करता हूँ। जो आप लड़ाई की बात कर रहे हो, ठीक है, हर घर में लड़ाई होती है। एक फैमिली है हमारी राइट विंग की, पूरे ट्विटर पे आज के टाइम पे, और पूरी हमारी आर्मी टाइप है वो। वर्चुअल हमारी आर्मी बैठी हुई है राइट विंग की, और लड़ाई-वड़ाई ठीक है, चलता रहता है। ये आपस में घर-घर में भी लड़ाई होती है। बट अगर आप बात करोगे लेफ्ट विंग की, तो उनका सिर्फ़ नैरेटिव पे काम चलता है। वो उनकी यूनिटी भी अगर आप देखोगे, तो उनकी भी लड़ाई होती है। हर 15-20 दिन में आपको एक बड़ा उनका कुछ ना कुछ इश्यू दिख जाएगा कि आपस में कंट्रोवर्सी, कोई लड़ाई चल रही है किसी की, चाहे वो बेंजल हो, राणा यूब हो या रोहिणी सिंह हो। बट हाँ, लास्ट में ये भी मिल जाते हैं, हम भी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग भी नहीं मिलते, यूनिटी है। पर राइट विंग में ये है कि यूनिटी अब ऑन ग्राउंड आ गई है, जो कि ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, लेफ्ट वालों के लिए। तो आपने भी कुछ देर पहले बोला कि वहाँ पे कोई राइट विंग हैं जो एक्चुअल में राइट विंग नहीं है, वो लेफ्ट विंग है, वो फेमिनिस्ट है। तो क्या आप हमें एग्जांपल दे सकते हो कौन है वो लोग जो वैसे राइट विंग है पर अंदर से वो कुछ और है? मैं नाम तो नहीं लूँगा। अब जो लास्ट मेरा क्वेश्चन है ना, हम आज के टाइम को पूरा कर चुके हैं। जो लास्ट मेरा क्वेश्चन ये आपसे है वो बहुत ओपन एंडेड है, और वो ये है कि जो आप पे काम कर रहे हो, जो आप हर रोज 4-5 घंटे डालते हो इसमें, और आई एम श्योर कि ऐसा नहीं है आप वेस्ट कर रहे हो उसको। तो माय क्वेश्चन इज कि आपका गोल क्या है इसे? वेयर डू यू वांट टू गो विद योर सोशल मीडिया एक्टिविज्म? टू बी ऑनेस्ट, मेरा कोई गोल नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि मैं अगर कुछ अवेयरनेस ला सकूँ, या कुछ, अगर मैं रोज़ का अगर एक ट्वीट मेरा 2 यूथ के पास पहुँच जाए, या 3 जिनकी एज ग्रुप हो 18 से 24 के बीच में, जो पॉलिटिक्स में कम है, अगर उन्हें अवेयरनेस मिलती है, तो मेरे लिए वो अचीवमेंट है। तो मेरा कोई गोल नहीं है एज़ सच कि मुझे कुछ, मैं मेरा इवेंट्स का काम है, और मैं जैसे आपको बोला था, तो मैं अपने काम से खुश हूँ। मुझे इसमें घुसना भी नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स में घुसना भी नहीं है। बट हाँ, ठीक है, अगर मुझे उसमें खुशी मिलती है, तो आई एम हैप्पी। और मुझे 2-3 लोगों को मैं अगर उनका माइंड चेंज कर दूँ, या अवेयरनेस फैला दूँ, तो मेरे लिए वो अचीवमेंट ही है एक तरह से। ठीक है मोहित भाई, आज के लिए मेरे को लगता है हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। आपका भी बहुत टाइम लिया। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टुडे। आई होप थैंक यू फॉर दैट। वी वी गेट बैक ऑन टुगेदर कुछ टाइम में। आज ठीक के लिए है। बस इतना ही। अगर व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको मोहित भाई से कुछ पूछना है, तो लीव योर कमेंट्स, लीव योर क्वेश्चंस डाउन इन द कमेंट सेक्शन. I will see you on the next Sunday. Until then, Mohit bhai, there थैंक is something that I do at the end of every video, that is front double bicep and say Jai Shri Ram. Can you do this with me? 1, 2, 3. Jai Shri Ram. जय श्री राम।